विनायक भाई, आप एक मथुरा की स्टोरी बता रहे थे जो आपने अपनी आंखों से देखी भी है और वही सेम पर्सन आपके सब्सक्राइबर या व्यूअर भी है, तो प्लीज़ बताइए स्टोरी में क्या हुआ है। ऐसे केसेस आते हैं जिनमें स्पेशली ना लोग विक्टिम बनते हैं ब्लैक मैजिक के। तो आज की जो ये स्टोरी होने वाली है ना भाई हमारी, ये इसी चीज़ से संबंधित होने वाली है कि एक लड़की की ये स्टोरी है और लड़की का नाम रश्मि था। तो रश्मि जो है ना ये मथुरा की रहने वाली है और स्टूडेंट थी ये लड़की, ठीक है भाई। तो इसका क्या था कि भाई पढ़ने में ठीक थी और अपना कॉलेज वगैरह कर रही थी और इतना जॉब भी पीछे से करा करती थी। फैमिली में इसके एक मदर थे, एक फादर थे। तो भाई जैसे कि नॉर्मली होता है, एक इसका ब्रदर था, वो इससे एक साल का करीब गैप होगा, वो बड़ा होगा। तो भाई क्या होता है कि जब तुम कर रहे हो ना, फैमिली ग्रो कर रही होती है फाइनेंशियली या बढ़िया सब कुछ कर रहा है, तो इंसान या आपके आसपास वाले थोड़ा सा करने लग जाते हैं जेलसी। तो यहाँ शुरुआत ऐसे ही होती है भाई। एक दिन स्टार्टिंग जिस दिन से हुई वो मैं बताता हूँ किसका क्या फर्स्ट एनकाउंटर जहाँ से शुरू हुआ। एक दिन ना ये रश्मि अपने कॉलेज करके और घर पे वापस लौटती है भाई। तो इसकी मम्मी थी, वो जॉब करती थी, वो उस दिन घर पर थी। तो वो बोली कि तू एक काम कर बेटा, अपना हाथ वाथ धो ले और मैं खाना तेरे लिए लगा देती हूँ। तो ये कह रही कि ठीक है मम्मी, मैं जाके अपना हाथ धो लेती हूँ। तो ये अपना खाना वाना लगा लेगी। तो ये हाथ धोने गई है भाई, 5 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया और ये अब तक लड़की बाथरूम में बैठी हुई है। काफ़ी मम्मी इसकी कहती कि इतना देर क्या हो गया कि ये अभी तक उस बाथरूम में ही जाके बैठ गई है। सब 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा, 1 घंटा तो बहुत होता है हाथ धोने के लिए। और अभी कह के गई है कि मम्मी मैं आ रही हूँ और अंदर बाथरूम से निकल नहीं रही। तो इसकी मम्मी जाती है देखने के लिए, दरवाज़ा खोलती हैं तो ये एक इंसान होता है ना, ऑब्सेस्ड टाइप हो जाता है भाई। से साबुन को कर रही है साफ, फिर रख दे रही है, फिर उठा रही है, फिर साफ कर रही है, फिर रख दे रही है। इसकी मम्मी ने इसको 2 बार रिपीट करते हुए साइकिल देखा। उसकी मम्मी बोलती है कि तू कर क्या रही है बेटा, तुझे 1 घंटा हो गया और तू मेरे से बोली थी मैं हैंड वॉश करके आ रही हूँ और तू अब तक यहाँ पर बैठी हुई है, इसमें हैंड वॉश कर रही है। तो कहती है मम्मी मुझे लग नहीं रहा कि मेरे हैंड्स अभी अच्छे से साफ हुए हैं। ये सबसे पहला चीज़ थी जो शुरुआत हुई यहाँ से। मतलब लिटरली वो 1 घंटे तक साबुन लगाई जा रही है भाई, लगाई जा रही है। और मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। 1 घंटे आप कर रहे हो साफ तो एक बार में हो जाता है। हाँ। ठीक है, अब आगे चीज़ क्या होती है, इसकी मम्मी इसको डांटती है कि तू बाहर आ जल्दी। तो ये जैसे तैसे आ जाती है, ठीक है। वहाँ से चीज़ें बढ़ना चालू होती हैं भाई। अब ना इसकी ना डेली चीज़ों में एक बिहेवियर में चेंज आने लगा। ये अपना ना ज़्यादातर समय बाथरूम में बिताती थी भाई। जाएगी बाथरूम में, अंदर जाएगी और नहा रही है आधे घंटे, 1 घंटे। लड़की पढ़ने में इतनी होशियार थी कि सब कॉलेज में इसको जानते थे कि अच्छी है पढ़ने में, सब चीज़ें अच्छे करती है। कॉलेज जाना छोड़ दिया, घर पे बैठी हुई है। सर्दियों के दिन चल रहे थे, जनवरी में। इसकी मम्मी ने इसको बोला कि बेटा अपना सो जा जाके। तो रात में इसकी मम्मी उठी होंगी और मम्मी जैसे बेडरूम के पास से ऐसे देखती हुई निकल जाती हैं कि मम्मी ज़्यादातर होता है कि बच्चों को देखती हुई निकलती हैं कि सो रही है कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को। तो वो निकली है तो क्या देखती हैं कि ये अपने बेड पे से उखड़ू बैठी हुई है। रात के 2-2:30 बज रहे थे और ये अपने बेड पे उखड़ू बैठी हुई है, पंखा चल रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की कोहरे वाली सर्दियों की भाई। अगर आप जनवरी में बैठे हो ना, मुझे नहीं लगता आप में हिम्मत होगी कि आप पंखा चला दो। और उखड़ू बैठने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बेड के ऊपर, वो भी बेड के ऊपर बैठी उखड़ू। इसकी मम्मी कहती है बेटा क्या, बेटा सुन रश्मि क्या हुआ बेटा, ऐसे करके वो बोल रही हैं। तो ये लड़की ना एकदम से पलटती है। हाँ मम्मी क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बैठी है और ये पंखा क्यों चला रखा है इतनी सर्दी में तूने। कहते मम्मी मुझे गर्मी लग रही है। तो बेटा नो क्या इस मौसम में गर्मी है कि आपको नहीं लग रही? कि नहीं मुझे तो नहीं लग रही। अब यहाँ से ना चीज़ें अलग होने लग जाती हैं। ये मम्मी इसकी नोटिस कर रही थी कि बाथरूम में भी नहा रही है ज़्यादा और हाथ भी ज़्यादा धो रही है। अब ये ऐसे हरकतें करने लगी। अब एक चीज़ ये होने लगी कि इसके ना एग्रेशन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। एग्रेशन बढ़ने की वजह से ये क्या करती थी, अपने भाई को ज़्यादा टारगेट करती थी भाई। इसका जो भाई था वो इससे 1 साल के गैप में था और वो गवर्नमेंट उसकी पोजीशन की तैयारी कर रहा था, एसआई वगैरह की। तो उसका कोई एग्ज़ाम होता है एसआई का और वो अपना एग्ज़ाम देकर उस दिन आता है लौट के। अच्छा इसके मम्मी पापा है ना, दोनों जॉब्स पे होते हैं, ये घर पे थी।
और वो आता है अपना एग्ज़ाम देके और ये उससे पूछती है कि कैसा गया तेरा एग्ज़ाम। तो वो कहता है मुझे अभी बात नहीं करनी, क्योंकि उसको एग्ज़ाम सही नहीं गया होता। वो कहता है कि मुझे अभी बात नहीं करनी, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहती है कि नहीं अभी बता मुझे। अब ये वो कहता है कि मेरे को करनी नहीं है बात, तू समझ बात को, मेरे को करनी नहीं है। ये जिद पे अड़ जाती है और ये उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। पागल इंसान होता है ना, ऐसा ऑब्सेस्ड हो जाता है, बिल्कुल उस तरीके से उस पर चीखना चालू कर देती है। इसकी थोड़ी देर बाद ये अपनी मम्मी को कॉल लगा देता है लड़का कि मम्मी मुझे परेशान कर रही है, बार बार ऐसे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। जब ये सब चीज़ें होने लगी ना और इसकी मम्मी आई, तो मम्मी आके बोली कि बेटा क्या क्या कर रही है तू, इसको क्यों डांट रही है। तो ये क्या बोलती है कि भाई कि मैं जब तक ये मुझे बताएगा नहीं ना, मैं हटूंगी नहीं यहाँ से, जब तक ये नहीं बोल देगा कि मेरे को कैसा गया एग्जाम। मतलब जिद पे अड़ी हुई अड़ गई है भाई, अभी बता। हाँ बस बता दे तू कैसे भी कि क्यों हो गया। हमें ऐसी चीज़ें ना ज़्यादातर साइकोलॉजिकल से जोड़ते हैं। राइट। अब क्या हुआ कि इसके मम्मी पापा ने जैसे इसको ये देखा, मम्मी ने इसको रोका, तो इसने सबसे अजीब चीज़ क्या करी भाई कि ये ना भाई इसका बाहर चला गया और जैसे ही वो इसको रोक रही थी तो ये पहले तो इसका शरीर अकड़ गया, एकदम जैसे अकड़ जाता ना ऐसे करके, पूरा हाथ पैर ऐसे इसके अलग ही हो गए। तो इसकी मम्मी जैसे इसको गले लगाने लगी तो इसने सीधा मम्मी का गला पकड़ लिया। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें ट्विस्ट हुई और उन्हें लगा कि साइकोलॉजिकली हमारी बच्ची को कोई बीमारी है। तो ये क्या करते हैं भाई, ये बोलते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं हम ना इसको दिखाते हैं किसी डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को। तो ये इसको अगले दिन इसके पापा वगैरह और मम्मी दोनों छुट्टी ले गए और इसको दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो भाई ये लड़की का क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे होता है ना इंसान जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बात कर रही है नॉर्मली। अब होता क्या है कि जैसे ही डॉक्टर इसको पूछता है कि बेटा कोई दिक्कत है, कोई नींद की, तो कुछ नहीं बता रही, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर अच्छा साइकोलॉजिस्ट ना इतना समझते हैं कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो पेशेंट होता है ना वो नॉर्मल ही बनने की कोशिश करता है, वो दिखाता ऐसा है कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है जी। और डॉक्टर भी इन्हीं पैटर्न्स को ढूंढते हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट डेली डील कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सबसे अच्छा शातिर इंसान वही है जो हाइड कर रहा है। तो वही चीज़ इसके अंदर हो रही थी। अब क्या होता है भाई कि ये लड़की वहाँ पर वो मेडिकेशन चालू कर देते हैं, 1-2 दिन 3 दिन इसका मेडिकेशन चलता है और नॉर्मल असर भी दिखने लगा था। ये लड़की घर आके ना ये मेडिकेशन जब घर वालों को लगा सही होने लगी, ये मेडिकेशन छुपाने लग गई, इधर छुपा दे उधर छुपा दे। अब भाई जब चीज़ें इस लेवल पर पहुंचने लगी और घर वालों को लगने लगा कि ये सही हो रही है, और फिर ये हरकत इसकी दोबारा स्टार्ट हो गई। फिर ये बाथरूम में जा रही है, बहुत बहुत देर तक नहा रही है, पंखा चला के सो रही है। और एक चीज़ इसकी सबसे वियर्ड थी, वो इसकी मम्मी ने बताई, वो ये बताती है कि ये कभी भी शीशा नहीं देखती थी। सबसे अजीब चीज़ थी कि अगर आप बीमार भी हो मेंटली या किसी साइकोलॉजिकली चैलेंज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, तो आप शीशा तो देखोगे। मतलब वो अवॉइड करती थी या मतलब सामने ही नहीं आना चाहती थी। उसकी मम्मी ये कहती थी कि जो कमरे का शीशा था ना, इसने निकाल के वो रख दिया था साइड में, ऐसे उल्टा रख देते ना अपने कमरे में। तो इसकी मम्मी बोलती भी थी कि तू शीशा नहीं देखती, कहती मम्मी मुझे कुछ और दिखता है, मेरे को मत लो। उसके मुंह से निकल गया था ये बात कि मुझे कुछ और दिखता है। अब भाई यहाँ पर थोड़ा सा ना एक चीज़ का पॉइंट आता है कि लोगों को ये लगेगा कि मोस्टली जो देख रही होगी ना ऑडियंस, वो ये सोच रही होगी कि ये साइकोलॉजिकली चेंज्ड है। डॉक्टर को ही लगा इसको ओसीडी हो गया है। हाँ। ज़्यादातर ओसीडी बोल देते हैं इसको हम कि ओसीडी है, हाथ पैर धोने की बीमारी है। भाई वो भी इस लेवल पे नहीं होती, इस लेवल पे नहीं, बार बार धो रहा है। ओसीडी में ज़्यादातर हाथ पैर धोने की वही, तो इनको लगा कि ओसीडी है, ये इलाज करा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा था लेकिन उस लड़की को। और एक बार यही चीज़ चल रही थी, तो जब ये दिखा रही थी सबको कि नॉर्मल हूँ, तो इसके घर वालों को लगा शायद नॉर्मल होने लगी होगी। इसके बाद क्या होता है भाई कि ये लड़की के मम्मी पापा गए हुए थे जॉब पर, इसका भाई सो रहा था घर पे। आउट ऑफ द सडन ये लड़की चिमटा गर्म करती है और गर्म चिमटा लाल बिल्कुल करके और अपने भाई के हाथ पे आके लगा देती है। अपने भाई से कुछ प्रॉब्लम थी। और ये ना सबसे ज़्यादा अभी तक तो चीज़ें नॉर्मल रही हैं, अब ये जो अपने भाई को टारगेट करना शुरू कर दी थी ना, ऐसा लगता था कि इसको अपने भाई से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। होता क्या है कि भाई जैसे इसने चिमटा लगाया वो चीख पड़ा, तो ऐसे करके देखती है, अभी तो तेरे साथ और करूंगी। भाई इतना शॉकिंग मोमेंट, वो लड़का कांप गया। आप घर में अकेले अपनी बहन के साथ में ऐसे देखेगी ना, तो आपका भी भाई दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या हो गया मेरी बहन को, ये तो ऐसी थी नहीं। अब भाई जब ये चीज़ हुई तो इसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया,
और डेली, अब जब भी वो 2-3 बजे आता था ना लड़का, उससे लड़ती थी, डेली लड़ती थी उससे, उसे मतलब भगा देती थी घर से कि कहीं नहीं कैसे भी। अब क्या होता है, इसकी मम्मी ना घर पे आती हैं और ये लोग ना आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़की पे कुछ ना कुछ ऊपर का ब्लैक मैजिक का केस हुआ है। तो इसके घर वाले क्या करते हैं भाई कि ये लोग ना एक तांत्रिक को बुलवाते हैं घर पे। तांत्रिक आता है, अपना मिट्टी विट्टी देखता है, घर की ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तांत्रिक होते हैं, घर की मिट्टी देखते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है या ये नहीं है। उसने चेक करा, नॉर्मल, उसे कुछ नहीं देखा। वो बोलता है यार ये तो सही है, कुछ है ही नहीं आपके घर में, तो वो कह के निकल गया। और लड़की अभी फिर से वही चीज़ें कर रही है लोडा, कभी किसी को थप्पड़ मार दे रही है, कभी गालियाँ दे रही है अपने मम्मी पापा को। और ये ना बहुत ऑब्सेशन इसका दिखने लग गया था अलग लेवल पे। घर के पड़ोसी भी आसपास थे, वो बात करते थे कि ये लड़की इनकी पागल हो गई है शायद। अब क्या होता है भाई कि जैसे ही ये चीज़ें बढ़ने लगी, इन्होंने 1-2 तांत्रिकों को बुलाया, उन्होंने कुछ असर नहीं हुआ। तो इसके मम्मी पापा हो गए परेशान। तो ये क्या प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको ना मेहंदीपुर बालाजी लेके चलते हैं जी। तो मेहंदीपुर बालाजी ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मेहंदीपुर बालाजी में भूत उतारे जाते हैं, और बहुत बड़ा मंदिर है बालाजी का, और बहुत ज़्यादा आस्था हमारी भी जुड़ी हुई है भाई, और ऑल ओवर इंडिया लोग से आते हैं वहाँ पर इन चीज़ों के लिए। तो मेहंदीपुर बालाजी ये लेके जाते हैं, तो इनकी रात में बात कर रहे होते हैं। तो ये लड़की, इस लड़की की सबसे अजीब चीज़ यही मुझे लगती थी कि ये लड़की सुनती थी बातें अपने माँ बाप की, और जो वो प्लान करते थे ना अगले दिन जाके ऐसे नॉर्मल दिखाती थी कि मैं तो सही हूँ। अगर वो कुछ भी प्लान करते थे ना कि इसका ऐसा कर देते हैं, तो वो अगले दिन आके एकदम नॉर्मल शो करती थी अपने कि ताकि वो ड्रॉप कर दे प्लान। हाँ, वो प्लान ही ड्रॉप कर दें। घर वाले भी इसका पैटर्न समझ चुके थे कि ये इसके संग कुछ तो गड़बड़ है, पर वो बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि कई बार ना एनकाउंटर्स में उसके मुंह से आवाज़ें जो आई थी ना भाई, वो लड़के की भी आवाज़ें निकलती थी कि साले तुझे देख लूँगी। वो एक लड़की ऐसी जवाब जल्दी नहीं देती है, लेकिन आवाज़ ही उसकी भारी हो जा रही है पूरी। हाँ। अब क्या होता है भाई, ये ना बोलते हैं कि इसको बताएंगे नहीं, इसको लेके चलते हैं बालाजी में। तो जैसे ये प्लान करते हैं, सुन लेती है, अगले दिन आती, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे पेट में भी दर्द है। वो कहने वाले थे कि चलना है, उससे पहले ही आके बोल देती है। अब ये बोलते हैं कि चलने में क्या दिक्कत है, तुझे कोई परेशानी थोड़ी है, चलते हैं। तो बोलती है नहीं पापा मेरे को सही नहीं है, समझो। तो इसके घर वाले जैसे तैसे इसे राजी करके, ये नहीं बताते कि हम मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे हैं, इसको गाड़ी में बैठा देते हैं। अभी पूरे रास्ते इसने चिल्लाना चीखना चालू कर दिया। रास्ते में हारे चल रहे हैं, गाड़ी से निकल के खिड़की से चीख रही है कि मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, और रास्ते में उल्टी हो जा रही है, सीट पे ऐसे उल्टा घूम के लेट जा रही है। मतलब वो ये चाह रही थी कि कैसे भी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं कोई ऐसा इंसान देख के रुकवा दे गाड़ी, या मैं मतलब जाऊं नहीं कुल मिला के। इवन उसके घर वालों का तो ये कहना था कि गाड़ी 2 बार बीच में खराब भी हुई है हमारी, पर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम वहाँ पर जाके पहुँचे। अब भाई जब ये वहाँ पहुँचे हैं, तो जिनको इन्होंने दिखाया, जो वहाँ के मंदिर के पास में बैठते थे और इनका यही काम है, उन्होंने देखते ही कह दिया कि आपकी लड़की पे कुछ है, और ये इतना तगड़ा है जो भी एंटिटी इसके ऊपर आई है कि इसने इसका, और ये अब से नहीं है, कम से कम इसके साथ 4 साल से बैठा हुआ है। 4 साल से? 4 साल से। लेकिन भाई जो लक्षण थे वो तो अभी आने लगे हैं। अभी आने लगे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये क्यों हो रहा था। असलियत में हुआ क्या था कि भाई जो ये तांत्रिक इनको देख रहे थे, या जो भी इनको देख रहे थे भाई, वो सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, और वो एंटिटी कभी अपने आप को शो नहीं करती थी कैसे भी। हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा ना, इन्होंने एक चीज़ बताई कि इसको कुछ खिलाया गया, और जो इन्होंने खाया था वो एक उतारा था। अच्छा। किसी का उतारा इसने खा लिया था। अब जब ये देख रहे थे तो इन्होंने उस एंटिटी से पूछा कि भाई तू कौन है, क्या है, तो फिर उसने अपना बताया कि कौन थी क्या थी। तो भाई ये कहानी, अभी तो ये हमारी ये थी, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई वो मैं बताता हूँ। ये कहानी असलियत में शुरू थी 2017 से। इस लड़की के ताऊजी जो थे, उनका ताऊजी का लड़का ख़त्म हो गया था जी। और जिस घर में इससे लगा ही इनका घर था बगल में, तो ये लड़का जो ख़त्म हुआ था ना, ये अपने घर में सबको परेशान करा करता था। जितने भी लोग थे ना, अपने घर में सबको परेशान कर रहा था। इसकी माँ को पता चल गया था कि मेरा बेटा परेशान करता है, और वो एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ था लड़का।
अब हुआ क्या कि इसकी माँ ने दिखवाया था तांत्रिक वगैरह को, तो उन्होंने कहा कि इसको उतारा कर दो। एक तो होता है, दो चीज़ें होती है भाई, कि अगर प्रॉपर उसका क्रिमेशन होता या उसकी स्पिरिट का मुक्ति होती तो वो चीज़ अपने आप में मुक्ति करके और अपना चली जाती है। अब दूसरा चीज करते हैं तांत्रिक की, उतारा करवा दो। उतारा करके ज्यादातर आपने सुना होगा चौराहे पे रख देंगे, मतलब किसी और पे चली जाएगी, किसी और पे चली जाए। हाँ। तुम पे नहीं रहेगी, किसी और के सर पे मत जाएगी। यानी कि एक तो होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, कि उनको मुक्ति दिला दो कि वो किसी को परेशान ना करे। एक होता है बस मेरे सर से हट जाए, मेरे सर से हट जाए। उसके बाद किसके साथ जाती है, और ज्यादातर तांत्रिक ना भाई इसी अप्रोच को पकड़ते हैं, करते हैं। ये इजी है, थोड़ा इजी हो जाता है। और अभी मुक्ति कराने जाएंगे तो पूरा एक दिन का हवन वगैरह रहता है, पिंडदान भी होते, बहुत चीजें होती हैं। तो ये लोग ज्यादातर शॉर्टकट को पकड़ के सोचते हैं कि कैसे भी इस चीज को शॉर्ट में खत्म कर दें। तो होता क्या है भाई कि इसका क्या करा था कि इसके तांत्रिक ने उतारा करवा के मिठाई में, सफेद मिठाई की बर्फी में करवा दिया था। होता क्या था कि इसके मम्मी पापा और ये लड़का तो चला जाता था जॉब पर और अपने काम पे चले जाते, पढ़ने वढ़ने चले जाते थे। ये लड़की घर पर रहती थी। तो इसकी जो ताई जी थी ना, उसने जाके वो मिठाई इसकी लड़की को खिलाई थी, जो उतारे की मिठाई थी। और जाहिर सी बात है उस एंटिटी ने अपना असर दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। पहले वो एक ओसीडी की बीमारी के रूप में दिखती थी कि हमें ओसीडी है हो रही है इस बच्ची को। नॉर्मली अगर आप हाथ पैर धोने लग जाते, डॉक्टर कहता है ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया इनका, इसी वजह से ये कर रही है। बट असलियत में चीज़ कुछ अलग थी। जब इन्होंने फिर दिखवाया तो वो फिर इन्होंने तांत्रिक जो थे बालाजी के, उन्होंने इसके ऊपर अपनी मंत्रों की शक्ति से शुरू किया। पहले तो इसके हाथ बांध दिए पीछे की तरफ जी। फिर इससे पूछा कि अब मुझे बता। तो ये पता है एंटिटी क्या बोलती है उसको, क्या? कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरे से पहले ही कम से कम 3-4 को लेके आए हैं मेरे पास। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसके ऊपर हूँ, तू क्या कर लेगा। तो वो कहता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि बालाजी की शक्ति क्या है, जो तुम हल्के में ले रहा है ना तू, और इस लड़की को तू आज छोड़ के जाएगा कैसे भी। तो बालाजी महाराज की उस पर क्या कृपा थी कि उसने ये तक बता दिया उस एंटिटी ने कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी आए हैं इसके ऊपर। यानी कि मल्टीपल एंटिटीज थी इसकी। और ये जो एंटिटी थी ना, ये ही अपने साथ में 3-4 को रोके हुए थी इसके ऊपर। इसलिए इसके जो डिसऑर्डर थे ना वो अलग अलग आते थे निकल के। कई बार कुछ कर रही है, नॉर्मल हो जा रही है कभी। और अभी काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि बालाजी महाराज के तक तो ये चीज़ें जाती नहीं है, दूर बैठ जाती हैं। तो तांत्रिक का यही कहना था कि ज़्यादातर पता है क्या होता है, जब भी ऐसी जगह पर ये एंटिटीज़ बॉडी को पता है छोड़ के ज़्यादातर पेड़ों पे जाके बैठ जाती हैं। ये मैंने सुना है कि वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, हाँ। तो वो कुछ देर पहले उतर जाती है, हाँ। और फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर वापस लग जाती है। यही इसने सोचा था, यही इसने सोचा था कि बालाजी महाराज के वहाँ तक तो पहुँचने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, सैक्रेड है जगह। तो ये जाके पेड़ पे बैठ गया। जब वहाँ पर ये चीज़ें होने लगी और इसके बॉडी में जब वो हुआ, यातनाएं उन्होंने देनी शुरू करी, तब ये आया है रोता हुआ। फिर इन्होंने मंत्र की शक्ति से इसके ऊपर इसको थुकवाया। थुकवाने में एक इसके अंदर से थूक में धागा निकला भाई, और उस धागे में ना कई सारी 2-3 गांठें थी। मतलब किसी के अंदर से धागा कैसे निकल सकता है? वही है ना। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे ये ओसीडी था, मेडिकल बीमारी होती हैं ये चीज़ें। भाई देखो, आप अगर सफ़ेद खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, और बाहर से किसी जानकार का खा रहे हो, चेक कर लो भाई कि इंसान ट्रस्टेबल है भी कि नहीं, तब लो उससे वो चीज़ें। नहीं तो एक्सेप्ट मत करो किसी को ग्रहण की तरह कि आप ले लेते हो, आप सोच रहे हो मेरे तो ताऊ जी हैं, मेरी ताई जी हैं। हाँ। वो क्या इंटेंशन आपके घर वालों के लिए रखे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को हर्ट करने के लिए बच्चों को ही हर्ट करते हैं ऐसे लोग। अभी किसी को हर्ट करना होगा तो इनके बच्चों को परेशानी डाल दो, परेशान होता रहेगा। और भाई इन 2-3 सालों में इस पॉडकास्ट जर्नी में मैंने जितने भी ब्लैक मैजिक के केसेस कवर किए ना भाई, एक सिंगल केस मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी अनजान ने, किसी अननोन ने कुछ करवा दिया। कभी नहीं। उसको इंटेंशन ही नहीं है भाई। ये तो जाहिर सी बात है कि इस आदमी के, इस औरत के पास में इंटेंशन क्या थी वो भी मैं बताता हूँ। बातों बातों में जब निकल के आ रहा था ना, ये औरत की स्टार्टिंग से ना इनके फैमिली से थोड़ी सी अनबन थी, ज़्यादा नहीं थी पर अनबन थी। और यहाँ एक मतलब था इनके अंदर, ये मतलब था कि मेरे सर से कैसे भी उतरे भला और मैं इनके सर पर डाल दूँ।
अब जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट तो डाल नहीं पाएगी, तो उसने इस तरीके से करके उतारे में डाल के और खिला दिया। और इतना भी नहीं, उस लड़की के पापा को जॉब तक छोड़नी पड़ी थी इस लड़की को अपनी सही करने के लिए। ज़्यादातर ना ब्लैक मैजिक के केसेस में जो विक्टिम होता है ना, उससे ज़्यादा उसके आसपास के लोग सफ़र कर रहे होते हैं। और मोस्टली लोग कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती, ये मिथ देखो बोलते हैं, लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं। पर मेरा जो थॉट है भाई कि स्पेशली अगर आप अवॉइड कर सकते हो ना इन चीज़ों को, तो भाई करो, क्योंकि ये चीज़ें आपके आसपास करते हैं लोग, वो दिखाते हैं आपको कि हम अच्छे हैं, लेकिन जो बैक स्टेपिंग आपको कर रहे हैं ना वो पीछे से, ना तो आप जज कर पाओगे ना आप देख पाओगे। और ज़्यादातर बच्चों को या औरतों को ही घर पे टारगेट किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट की तरह। तो भाई ये किस्सा यहाँ तक आते आते इतना खिंच गया, फिर उसका जब थुकवा के वो धागा निकाला तब जाके ये लड़की को फ़र्क आने लगा। ये सही हुई, अपना घर आई, अभी सही है, अपनी सही ज़िंदगी जी रही है। लेकिन इस लड़की ने एक बात जो बताई, जो ये उस समय नहीं बता पाती थी, कि शीशा क्यों नहीं देखती थी, ये लोग सोच रहे होंगे। हाँ ये बताओ। हाँ भाई, तो शीशा इसलिए नहीं देखती थी, उस लड़की का ये कहना था कि मुझे शीशे में कोई और दिखता था, कुछ दिखता है। और वो दिखने वाला जो इंसान था ना, जब ये अपना रिफ्लेक्शन दिखती थी तो वो लड़का इसको दिखता था जो खत्म हो गया था, वो जो इसके ताऊजी का बेटा था। और उसने इसको ऐसा बांधा हुआ था भाई कि अच्छा, इसने अपने पेरेंट्स को कभी बताया क्यों नहीं कि मेरे को जो ताऊजी का बेटा है वो दिखाई देता है? ये बहुत तगड़े पोजीशन में थी उसके, उसने एक नहीं कम से कम मल्टीपल एंटिटीज से इसको बांधा हुआ था, और वो होश में इसको आने का मौका नहीं देता था। पहली बात तो ये थी कि मोस्ट ऑफ द मेजर आवर्स वो अपने सिर्फ बाथरूम में निकाल रही है। और ज़्यादातर जब तुम अपने समय मम्मी पापा से दूर होने जाओगे, सबसे पहले ये चीज़ें क्या करेंगी, आपको आइसोलेटेड करती हैं, आपको अकेलापन में लाकर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तू टूट गया। स्टेप्स ले लेते हैं लोग, टूट के सुसाइड कर लेते हैं। इस लड़की की फिर भी हिम्मत है, मात्र कितनी उम्र होगी, 18-19 साल की लड़की थी। बच्चे होते हैं यार 18-19 में, कहाँ इतनी हिम्मत होती है, ना समझ होती है क्या खाना है, क्या किससे बात करनी है। वही चीज़ के साथ हो रही थी बेचारी। तो भाई ये शीशे में बोलती थी कि मुझे कोई और दिखता था, और एक चीज़ इसने ये बताई थी कि मेरे हाथ के साथ में मुझे किसी और की परछाई का हाथ दिखता था। मतलब हाथ के साथ में? हाथ के साथ, जैसे हाथ है अपनी परछाई दिख रही है और एक परछाई और दिखती थी हाथ की। क्योंकि मल्टीपल एंटिटी, और ये जो इसने पजेस कर रखा था अच्छे से। वही है ना भाई, इन सब के पीछे अगर हम लॉजिकल रीज़न जानने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लॉजिकल रीज़न नहीं होता, इंटेंशंस होती हैं। ज़्यादातर लोग अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे सर पर मर दिया। लोगों ने ये सोचा कि इसको कैसे भी डाउन करना है, ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ऐसे केस आते हैं भाई हमारे पास। एक स्टोरी आई थी बहुत टाइम पहले, उसमें यही था कि लड़का था वो, और बहुत अच्छा मतलब ओवरसीज रह रहा है। उसके घर में इतने ब्लैक मैजिक होते थे यार कि उसकी पूरी फैमिली उन्होंने ऐसी कर दी थी कि मतलब वो लड़का अपना विदेश रह रहा है भाई साहब, लेकिन उसका मन नहीं लगता विदेश में। उसकी पूरी फैमिली में, मम्मी को कैंसर करा दिया, पापा को पता नहीं ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो गई, भाई साहब घर में नहीं हो, घर छोड़ के चला गया। इतनी चीज़ें उसके संग होने लगी मल्टीपल, कि वो कहता भाई मैं पैसे कमाने आया था यहाँ पर, ओवरसीज, वो अमेरिका रह रहा था, और भाई मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मेरे घर में मम्मी मतलब कैंसर हो रखा है, पापों को वो हो रखा है, उसके अलावा घर में चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर हर इंसान की एक अपनी अप्रोच रहती है कि ऐसा भी क्यों होता है, क्या नहीं होता। अभी हम एक लोग हमारी टीम के साथ बैठे हुए थे भाई जी, तो ज़्यादातर ना देखो सबके बिलीफ अलग होते हैं। मैं चैलेंज नहीं करता कभी किसी के बिलीफ को, जो ऑडियंस है उसमें भी सबके बिलीफ अलग होंगे, हमारे अलग होंगे। तो जिन शख्स के साथ मैं बैठा हुआ था, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी केसेस हैंडल कर रखे हैं। तो ये केस में इनके साथ में ऐसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे हम आपस में। तो कुछ टाइम बाद ये गए होंगे वहाँ पर उस जगह पे जाकर। तो पैरानॉर्मल वाले को ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच होती है भाई। इन्हें गए वहाँ जाकर इन्होंने चेक किया, तो इन्होंने क्या बोला कि ये ना जगह जो है ये EMF हॉटस्पॉट है। और EMF हॉटस्पॉट का मतलब था कि जो इस घर के पास में एक मोबाइल का टावर लगा हुआ था, या मतलब आई थिंक ये कहूँगा कि एडजॉइनिंग छत थी, ये एक छत ये, और ये छत बिल्कुल अब बिल्कुल जुड़ी है। और उस मोबाइल टावर की ना ग्राउंडिंग नहीं हो रखी थी, अर्थिंग नहीं हो रखी थी, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ की अर्थिंग नहीं होती है ना तो उसका EMF लीक होने लग जाता है।
और ईएमएफ जो होता है ना, वो ऐसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जिसको, वो लीक होने की वजह से लोगों को इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कोई दिख रहा है, उनको लगता है कि कोई है, ये उनका बिलीफ था। और वो कह रहे थे कि मैंने वहाँ पर जाके चेक करा तो ईएमएफ मीटर मेरे हाथ में था, मतलब K2 मीटर कहते हैं इसको, और उनके पास में एडवांस वर्जन था। अभी तो K2 मीटर यूज़ करते हैं लोग, K2 मीटर थोड़ा सा रीडिंग इधर उधर करता है, हाई एक्यूरेसी वाला लेके गए हैं। कहते भाई मैंने जैसे ही चेक किया है बहुत अच्छा खासा ईएमएफ स्पाइक कर रहा था वहाँ पर, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर गेम सिर्फ इलेक्ट्रिकल सोर्स का नहीं है, यहाँ पे ईएमएफ कहीं से लीक हो रहा है। राइट, क्योंकि जो एनर्जीज होती है उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक रीडिंग आती होगी, तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम आ रही होगी, बहुत ज़्यादा। जब आप मोबाइल टावर्स वगैरह क्या होते हैं ना भाई, कि इसी देखो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा जैसी बात है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंसान रह रहा है ना, तो ये दिमाग के साथ में ये वेव्स खेलती हैं, इसलिए इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। लोग कभी कभी कुछ जगह पे, मैं मोस्टली केस उसकी बात नहीं कर रहा, कुछ केसेस में लोग ये चीज़ कह देते हैं कि भाई हमें तो भाई दिखता है कोई, फैमिली के साथ में ये लोग कह देते हैं कि पूरी फैमिली को दिख रहा है। कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे को एक एंटिटी दिख रही है, दूसरे को एंटिटी दिख रही है, तीसरे को एंटिटी दिख रही है, उसके बाद में वो करवा भी रहे हैं अपना उतारा या जो भी है, तो फिर तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने पता क्या किया था, देखो कितनी अच्छी ये सोच होती है। एक इन्वेस्टिगेटर जब जाता है, वो ये सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मैं यहाँ पता करके बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करता है। तो इन्होंने गए और इन्होंने बोला कि देखो इसमें ना आपको ग्राउंडिंग करानी पड़ेगी, अर्थिंग करानी पड़ेगी। तो अब फैमिली नहीं मान रही, वो कह रहे नहीं यहाँ तो है। ये चीज़ होती है ना भाई, यहाँ तो है, आप कैसे कर लोगे? और एक्चुअली मैं समझ गया क्यों होता है, क्योंकि इल्यूजन होने लगता है। सबको एक ने बताया तो हाँ भाई मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, वो आपस में कह रहे हैं अरे आप कैसे कह रहे हो भाई, आप बोल रहे हो कि है नहीं यहाँ पर, पापा को भी दिख रहा है, मम्मी को भी दिख रहा है, आप कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने पता क्या बोलते हैं कि बोला कि देखो एक काम करना, एक नारियल लेना, नारियल को पूरे घर में घुमाना और घुमा के किसी फ्लोइंग वाटर में, नाले में बहा देना। तो इन्होंने जाके ऐसा करा, तो उनका ना एक मेंटल बिलीफ होता है ना कि यार उतारा हो गया हमारा, वो निकल गया। तो उस केस में उन्होंने अर्थिंग करा दी और ये नारियल का घुमा दिया, वो भी करवा दिया। तो उनका एक मेंटल बिलीफ आ गया, कन्विक्शन आ गया कि यार मुझे अब सही हो गया होगा। हाँ सही है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनको ये था ना कि हमारा तो कुछ है हमारे ऊपर। तो आम आदमी की जो सोच होती है ना, वो बहुत, देखो हमारे बिलीफ्स पे भी डिपेंड करती है और इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हम कैसे माहौल से आते हैं। अभी एक साउथ दिल्ली का आदमी जो बैठा है भाई, वो शायद समझ ले कि ईएमएफ होता क्या है, है ना। लेकिन अगर आप जा रहे हो किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर आप डिपेंड कर रहे हो कि भाई स्लम्स वगैरह एरिया वाला है, तो उसमें नहीं समझेगा आदमी जल्दी। वो कहेगा भाई हम पे तो ऊपर का है। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो लोग ज्यादातर पता है इसी चीज को करते हैं भाई। वही चीज़ है भाई। दूसरा ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं चीज़ें नहीं होती हैं, बट 95% केसेस में सच में हमारा इल्यूजन होता है, सच में हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो हो सकता है। खैर भाई ये सब चीज़ें तो लोग जानते हैं, समझ चुके हैं। मैं हर पॉडकास्ट में लोगों को बताता रहता हूँ कि कैसे चीज़ें होती है, कैसे नहीं होती, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले इंसिडेंट की तरफ में। ये केस शायद से हैदराबाद होगा, हैदराबाद का होने वाला है जी। ये हैदराबाद का केस है भाई। और ये ना आदमी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये मेरे आए, इनका डीएम आया, मैंने रिप्लाई दिया। देखो जनरली ना मैं जिनसे बातें करता हूँ तो हमें भी पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है भाई बातों से। तो इनका ना बड़ा सिंपल सा था कि ये एक आर्किटेक्ट हैं ये बाय प्रोफेशन, और बहुत ही अच्छी मतलब उस पे हैं पोजीशन पे, फैमिली भी बहुत है, लाइट फैमिली है। तो इन्होंने एक चीज़ बोली कि मैंने ना इन चीज़ों को ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखा, क्योंकि लोग ना ज़्यादातर जज करते हैं। इनके संग ना एक किस्सा होता है, 2 किस्से होते हैं, इनके संग में मल्टीपल घोस्ट के एनकाउंटर्स और ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इन्होंने मेरे साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि सबसे पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि लोग ना शेयर नहीं कर पाते हर किसी को, जब तक आप उसकी बात को समझते ना हो। बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, बहुत से लोग वो करते हैं।
तो इनके साथ में ये किस्सा शुरू हुआ 2007 और 8 में जी। और ये जब बताते हैं कि मेरी उम्र लगभग 16-17 साल रही होगी भाई, और मैं वहाँ पर अपना वो था बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहा था। तो ये बताते हैं कि मेरे घर के पीछे एक फैमिली रहा करती थी और इस फैमिली में एक आदमी था, एक औरत थी, एक उनकी भाभी थी और उनके भाभी के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो चुके थे और इस वजह से भाभी का और उनके पति का दोनों का अफेयर चल रहा था। अब होता क्या है कि भाई अफेयर में चलने की वजह से इसने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया था, जो रियल वाइफ थी इसकी। और मर्डर की वजह से ही काफ़ी टाइम इन्वेस्टिगेशन भी करी पुलिस ने, सब चीज़ हुई, लेकिन उन्होंने चीज़ को सामने नहीं आने दिया, कुछ आया भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं उसमें। तो जब ऐसी किलिंग्स होती हैं ना तो मोस्टली मतलब घोस्ट जो होते हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हम मर चुके हैं और वो इसी लूप में फंस जाती हैं। तो यहाँ पर यही शुरुआत हुई कि कैसे आगे चीज़ें बनी। तो ये अपने बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे थे और ये बताते हैं कि भाई मेरा अगले दिन पेपर था मैथ्स का और मैं ऊपर हमारा जो वॉशरूम वगैरह था वो ऊपर था। तो लाइक पुराने ये 2007-8 की बात है, तो ओपन टेरेस में ही ज़्यादातर वॉशरूम हुआ करते थे लोगों का, पुराना थोड़ा डिज़ाइन था। ये जाते हैं ऊपर, लगभग ये बताते हैं 3:45 बजे मैं उठा था, रिवीजन मुझे करना था पेपर का। मैं ऊपर गया हूँ, मैं ऐसे वॉशरूम में बैठा तो ना भाई ऐसे हम पुराने टाइम पे कपड़ा डाला रहता था वॉशरूम पे और दरवाज़ा होता था, इस तरीके से लोग करते थे। तो कपड़ा डाला हुआ था और वॉशरूम का दरवाज़ा लगा हुआ था और सामने ना ऐसे एक लंबी सी वायर लगी रहती है ना जिस पे हम कपड़े टांग देते हैं, वो लगी हुई थी। तो ये बताते हैं कि मैं बैठा था और लगभग 3:45 बजे और फरवरी का वक्त रहा होगा और किसी की चलने की आवाज़ आने लगी वहाँ पर, जैसे कोई चल रहा है। तो कोई औरत वहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि छन छन जैसे पायल की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ें आने लग रही थी भाई। तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि ये आदमी ना, ये लड़का बैठा हुआ है, अब ये सोच रहा है कि मम्मी आ गई शायद ऊपर। तो ये चिल्ला रहा था, मम्मी आप कभी क्यों आ गई ऊपर, मैं आ तो रहा हूँ नीचे। वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अब ये 2-3 बार चिल्लाता है और जब जवाब नहीं आता और बराबर कदमों की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, छन छन बजे जा रहा है भाई साहब। अब इसका दिमाग ख़राब कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है और मतलब अब इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि पर्दे के बाहर निकल के देख सके कि कौन है क्या है। ये अपना बैठा हुआ था। तो ये ना थोड़ी देर बाद ये बताता है कि भाई एकदम से जो वायर था ना वो एकदम धाड़ करके हिलता है और सड़ 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 बहुत तेज़ हिला है, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं। तो जैसे ये हिलता है और ये घबरा जाता है एकदम से, फिर ये बोलता है कि भाई तीसरी चीज़ जो हुई ना मेरे साथ में, उसने मेरी हालत ख़राब कर दी। कहता भाई एक पहले तो मेरे पैरों के चारों तरफ सराउंडिंग सी बनने लगी कोई परछाई की। मैं बैठा था जैसे, तो परछाई की सराउंडिंग सी बनने लगी, लाइक कोई हाथ आ रहे हैं जैसे। और फिर मैंने ऐसे उठा के नज़रें देखी हैं और सामने औरत खड़ी हुई है बाल खोल के। अब इसकी हालत ख़राब भाई, और इसने देखा कि कहता भाई जैसे टॉर्च की लाइट होती है ना, बिल्कुल ऐसे फोकस करके मेरे ऊपर आया और मैं साला बेहोश। अब मैं बेहोश हो गया और कहता मेरे को होश आया भाई। मैं उठ के गया हूँ। मैं जैसे ही उठा मेरे को इतनी घबराहट हो रखी थी, मैं जैसे ही बाहर निकला वॉशरूम से, बगल में खड़ी हुई है, प्रॉपरली दिखी, प्रॉपरली दिख रही है परछाई पे, साथ में प्रॉपरली बगल में खड़ी हुई है। कहता भाई मैं 16-17 साल का था, मेरी हालत ख़राब, मैं छत से कूद गया। ये छत से ही कूद गया और इसकी किस्मत इतनी सही रही कि नीचे कच्चा था। तो ये जैसे जहाँ गिरा तो इसको चोटें तो आई, इसके हाथ पैर में चोटें आ गई, लेकिन ये बच गया वहाँ से। कहता भाई मैंने हुलिया पूछा कि हुलिया कैसा था। कहता भाई लगभग 6 फुट की हाइट दिख रही थी मुझे तो पूरी, और लड़की पूरी ऐसी लंबी, वो पूरे काले से कपड़े थे लगी, परछाई दिखती ना जैसे, बिल्कुल भाई एकदम डार्क दिख रहा, कोई फेस नहीं, कुछ नहीं भाई, ऐसे फेस दिख रहा। और मेरा देह वगैरह भाई, मैं दिल कांप गया मेरा बुरी तरह। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देखी नहीं। 16 साल का मैं बच्चा था उस समय, मैं ऐसा कांप के कूद गया। मैंने घर वालों को बताई, मेरे घर वाले यकीन नहीं कर रहे, वो घबरा गए, लेकिन
फैमिली हमारी बहुत अच्छी थी और हम लोग ना इस चीज़ को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते थे बाहर, तो हमने इस बात को यहीं कहीं दबा दिया। अब मेरे साथ में भाई ये चीज़ हो गई ना, उसके बाद में दोबारा कभी ये नहीं हुआ किस्सा। क्या था कि भाई फिर मैं चला गया वहाँ पर रात के वक्त, बोलता है मैं वहाँ गया था, अपने गांव गया था। तो इनकी ना गांव में बहुत ही मतलब पुरानी हवेली थी। तो कहता है कि भाई उस हवेली पे हम रहते थे आराम से, तो मम्मी पापा जो है ना नीचे सोते थे और मैं ऊपर छत पे सोया करता था भाई। तो हुआ क्या कि भाई मैं रात में ऐसे सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई मेरे आकर बालों को मतलब जैसे सहलाता है ना, तो वही सहला रहा है। तो मैंने 1-2 बार तो ऐसे ही मार दिया और फिर मैंने दोबारा से इधर से नज़र देखी तो कुछ नहीं। फिर पैरों की तरफ मैंने नज़र मारी तो कुछ बैठा हुआ था और आदमी जैसा बैठा हुआ था। कहता भाई मैं डर गया एकदम से। अब जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मेरे साथ में मेरी प्रॉब्लम शुरू होने लगी कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ये मैं करूं क्या, क्योंकि एक बार तो मैं वहाँ हॉन्ट चो चुका और दूसरी बार मैंने इसको देखा ना और वो आदमी प्रॉपर बैठा हुआ था और आदमी बस ऐसे करके देखे जा रहा है सामने से। ये आदमी नॉर्मल दिख रहा है या फिर शैडो की तरह? वही बिल्कुल परछाई जैसी ही बता रहा है, वही परछाई मुझे दिखती थी। और फिर ये बोलता है कि भाई मैं चिल्ला पड़ा एकदम से। मेरे भाई वगैरह नीचे सोए हुए थे, मम्मी वगैरह, वो दौड़ के आए ऊपर, कुछ नहीं, उन्हें दिखाई नहीं उन्हें कुछ। अब घर वाले इस चीज़ की उसमें टेंशन में थे कि हमारे लड़के में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने लगी, गई मेंटली चैलेंज तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत आ गई हो साइकोलॉजिकली। तो इन्होंने एक डॉक्टर को दिखवाया लड़के को। इनका मेडिकेशन चलने लगा। तो ये बताते कि थी मेरी जो मेडिसिन दे रखी थी ना, मुझे ना नॉर्मल पहले दिखता था सब कुछ, मतलब ऐसा सही होने लगा था मुझे लगता था। अब मैं तब भी मेरे को ना वहाँ से फिर हैदराबाद में बिल्कुल अच्छी जगह मिल गई थी, मैं वहाँ चला गया था, मेरी नौकरी वोकरी लग गई थी। तो कहता कि हमारी फैमिली का डिसीजन था कि हम गांव से शहर शिफ्ट हो जाएंगे और शहर के बाद में जो कि भाई हम अपना यहीं पे अपना सेटल होंगे। तो हमारी फैमिली पूरी शिफ्ट ही नहीं हो पा रही है मेरा भाई। और उस टाइम बाद क्या होता है कि जो ये था बंदा, ये बोलता है कि मैं अपने फ्लैट लिया मैंने, वहाँ पे जॉब लगी मेरी, मैं जैसे ही गया हूँ वहाँ जाके मैं लेटा हूँ भाई, और ऐसे छत पे मैं देख रहा हूँ पंखे पे बैठा हुआ है। कहता भाई जो ये पंखे पे बैठी हुई चीज़ दिख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 1.5 फुटिया होता है ना, जैसे मतलब उसने जो डिस्क्रिप्शन मुझे बताया वीडियो में, मतलब बातों में, और तो वो कहता है कि भाई मुझे 1.5 फुटिया सा लग रहा था। मतलब पंखे के ऊपर बैठा तो छोटे साइज का ही है, जाहिर से बड़ा तो नहीं था, और मुझे घूर रहा है। कहता जब मेरे साथ में ये केसेस होने लगे ना, बार हो रहे हैं, 2-3 बार हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने ना अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे इस चीज़ से निकलवाओ पापा कैसे भी, क्योंकि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके मम्मी पापा ने किसी को दिखवाया था, तो वो ये बोले कि जो आपका बेटा है ना, इसके साथ में जिनको मैं बताऊं, आप जानते भी होंगे, आपने वर्ड सुना होगा साइकिक। हाँ पता है। मैंने एक शब्द बता के आपको समझा दिया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आपका जो बेटा है ना वो साइकिक टाइप में जोन में है, उसका मतलब जो विजन है, और ये इन चीज़ों को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं ये चीज़ें। अच्छा, तीनों केसेस में किसी ने भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस स्टोरी के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमको ऐसी स्पिरिट्स, ऐसे घोस्ट दिखते हैं, साइटिंग्स होती है, लेकिन जनरली केसेस में ऐसा नहीं होता कि वो हमको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना चाहते हो। लेकिन भाई कभी कभी दिखें तो समझ में आता है, बट इसको तो बार बार दिख रहा है। वो भी अपने घर में भी, अंदर भी, बाहर भी, हर जगह। तो आई थिंक दिस इज नॉट नॉर्मल तो नहीं था। तो ये इस बात का जवाब देखो ऐसे भी बनता है विकास भाई कि एक चीज़ को समझना कि जब हम 16 साल की उम्र से इसके साथ में ये चीज़ें होने लगी थी, तो ये कभी भी इस चीज़ को जानता नहीं था कि इसके साथ में कोई परेशानी है क्या। लेकिन इसका शायद जो साइकिक मीडियम भी बनने लगता है ना, आपका कनेक्शन जो बनने लगता है, उसकी भी एक एज होती है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि आप नॉर्मल
साइकिक से मतलब नॉर्मल पर्सन से एक साइकिक उसमें आने लगे उस जोन में। तो मुझे लगता है कि जो इसके संग मल्टीपल साइटिंग्स हो रही थी ना, ये इसका ट्रांजिशन फेस रहा होगा, और इस ट्रांजिशन फेस की वजह से ही इसने ना कभी भी इस चीज़ को ये समझ ही नहीं पाया। यानी कि ये जो ट्रांजिशन होता है, मुझे क्या लगता था पहले कि यार ये तो बचपन से ही होता है, बट ऑब्वियसली एक तो कुछ तो 2 पार्ट साल होगा का लाइफ बच्चा का। कभी भी इंसान और घोस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा। ये बात भी सही है, यानी कि लॉजिकली अगर देखा जाए ह्यूमन लाइफ को, तो हाँ। 15 साल की उम्र से आप सच में समझना और सोचना चीज़ों को शुरू करते हो, 12, 13, 15। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं यार मैं 10th क्लास में था, 8th क्लास में था, या उसके बाद के किस्से मैंने सुने हैं कि तब मेरे साथ हुआ ये चीज़। बिल्कुल। यानी कि वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं जनरली। आपने सुना होगा मोस्टली केसेस जो आते हैं, मोस्टली इंसिडेंट्स, यार मैं 10th में था, हाँ 8th में था। हाँ, इससे पहले के नहीं इससे आते। पहले के कभी किससे नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि कोई भी है ना, उसको धुंधली चीज़ें याद होंगी, ना तो वो समझ पाता है ना वो कह पाता है। यहाँ पर ये किस्सा बिल्कुल साइकोलॉजिकली एक चैलेंज भी बनता है हमारे समाज के सामने, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को शर्म की वजह से सामने आके बताते नहीं हैं जी। अब ये लड़का ना, देखो आज मैं एक बात बताता हूँ कि इस लड़के ने मुझे हिम्मत करके कांटेक्ट किया, कहता मेरे घर पे नहीं पता किसी को, ना मैं बताता, ना मैं जिक्र करता, ना मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो पागल कहोगे तुम। डॉक्टर की अपनी परिभाषा है, और अगर आपको इस चीज़ से उभरना है तो आपको अपना विजन जनता के सामने ऐसा दिखाना होता है कि आप तो ये जानते ही नहीं हो, चीज़ होती भी है। या तो घर वालों को बताओ मुझे ये चीज़ें दिखती हैं, वो ले जाके किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास जाके बैठा देंगे। ये पता है भाई सबसे ज़्यादा क्या हुआ, अब इसके बाद में इसने अपने दिखाया भी, इसके मम्मी पापा ने, सब चीज़ें हुई, तो जब उन्होंने बोला ना, तो रिएक्शन क्या होता है पेरेंट्स का जनरली, कि कोई मानेगा ही नहीं। सेम वही रिएक्शन के मम्मी पापा का था। इनके मम्मी पापा ने बोला कि ऐसा है ही नहीं, हमारे लड़के के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये दिक्कत है, और वो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो ये कहना चाह रहे थे कि इनका साइकिक जो जोन है वो अलग है आपकी जोन से, ये चीज़ें इनसे जल्दी सेंस कर लेती हैं, इनको इनसे अटैच होने की कोशिश करती हैं। और एक बात और मैं बताता हूँ, ये चीज़ें पता है कांटेक्ट करने की और कनेक्ट होने की कोशिश क्यों करती हैं, क्योंकि इनको चाहिए मुक्ति। दे वॉन्ट देयर सफरिंग टू एंड, और जब कोई उन्हें सुन पाता है ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो सोचते हैं कि ये किसी भी तरह हमको वो चीज़ें पहुँचा पाए। इसलिए आपने मोस्टली सुना होगा इंसिडेंट्स में ये लोग बोलते हैं कि मोस्टली स्पिरिट्स जब कांटेक्ट करती हैं, जो मतलब वेंडरिंग स्पिरिट्स होती है, भटकती आत्मा, कि मेरी हेल्प करो जी, ये बोलती हैं वो, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम कैसे भी इस चीज़ को, अपनी सफरिंग को ख़त्म करें। और हर कोई नहीं सुन पाता। साइकिक जो पर्सन होता है ना, जो जिंदा है बेचारा, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सह रहा होता है मेंटल लेवल पर। राइट। होता क्या नहीं, ये स्पिरिट्स हो सकता है हमारे आसपास भी हो, बट हम में से कोई साइकिक नहीं है तो हमको पता नहीं है, पता ही नहीं चलेगा है ना। भाई। लेकिन जैसे कोई साइकिक बैठेगा तो उसको दिखेगा यहाँ पे कोई खड़ा है, उसको हेल्प चाहिए, वो जब उसको स्पिरिट को पता लगेगा कि यार ये तो मुझे देख पा रहा है, तब वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। उसका जो भी मोटिव होता है, या तो मेरी हेल्प करो, या तो मेरा बदला लो, या जो भी रीज़न है, तब वो करता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये 2-3 दिन पहले की बात है भाई। आपने कभी स्पिरिट से बात करी है? यार मैंने नहीं किया, कभी देखा है मैंने, लेकिन देखा है। हाँ, हमने 3 दिन पहले ट्राई किया था बात करने में। एक इन्वेस्टिगेटर मेरे पास आए हुए थे, तो ये इनके पास में एक इक्विपमेंट होता है, शायद जनता जानेगी तो सब पता चले उन्हें क्या होता है। तो उस इक्विपमेंट को स्पिरिट्स बॉक्स कहते हैं। राइट। सुना होगा आपने नाम। स्पिरिट बॉक्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये कई सारी फ्रिक्वेंसीज पे स्विच करता है, और वो भी सेकंड्स में। राइट। तो इनके पास में उसी का एडवांस वर्जन था। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, तो पहले बड़ी कैजुअल बातें चल रही थी, तो उन्होंने 1-2 बार पहले भी कम्युनिकेट करके बातचीत करी है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या भाई यहाँ पर है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ यार, क्या बात कर रहे हो, ट्राई करते हैं। तो जो साथ में बैठे थे वो थोड़ा घबरा गए और घबरा के थोड़ा साइड हो गए। लेकिन मैंने कहा इसको ट्राई करना है, एक बार तो एक्सप्लोर करना है। तो स्पिरिट बॉक्स हमने ऑन करा और एंटीना उन्होंने स्विच करके शुरू किया, सेशन शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, और अगर यहाँ पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है और मेरे साथ में ये लोग हैं, तो वो प्लीज़ फ्रीली बात कर सकता है। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। फिर
उन्होंने एक दो बार और बोला कि अगर कोई भी है और अगर तुम्हें कोई झिझक हो रही है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बात करो, यहाँ पर कोई भी है तो। और कोई जवाब नहीं आ रहा था, फ्रिक्वेंसी चल रही थी लगातार। तो वो मुझसे बोलते हैं कि भाई आप ट्राई करो। मैंने पहली बार लाइफ में ट्राई किया, और भाई सच में देखो, सच बता रहा हूँ, देखो कैमरे पे सुनने में आसान लगेगा, जब मैंने सामने से कर रहा था ना तो मेरे को भी अंदर से डर लग रहा था कहीं जवाब ना आ जाए। जवाब ना आ जाए। पता है उनके में, पता है जब वो बोल रहे थे ना तो उनके में घर 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 करके एक आवाज़ आती है, वो चल रही थी। तो मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा ना कि आप करो, तो मैंने बताया कि मेरा नाम विनायक है, और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पिरिट है या कोई भी ऐसी है चीज़ जो हमसे बात करना चाहती है तो वो बात करें। तो मैंने भाई जैसे ही बोला है ना, सामने से ना फ्रीक्वेंसी जो घर घर करती, पहले तो बंद, फ्लैट हो गई एकदम। मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और बगल में दोस्त थे उनके हाथ कांपने लगे भाई। अब देखो, अगर फील करोगे ना इन चीज़ों को, जब सामने से जब फ्लैट हो गया ना, तो मुझे लग रहा था कि कोई यहाँ से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा भाई अगर कोई भी है तो बात करो भाई मुझसे। तो पता है उधर से क्या आता है, हाँ, एक हाँ आई बस। और ये हाँ सुन के ना भाई मैंने कहा भाई बंद कर दे बस। हाँ बोला उसने उधर से, और प्रॉपर हिंदी की हाँ थी वो, मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर थे ना, वो बोले कि यार देखो क्लोज नहीं करना चाहिए, हमें शायद बात करनी चाहिए। मैंने कहा देखो यहाँ पर जो हमारे साथ में जो बैठे थे ना, वो उठ के बाहर निकलने लगे यार। तो मैंने कहा भाई इसे क्लोज कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, क्योंकि हमारे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे हम अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकें। बात स्टार्ट तो कर दी, बट हाँ हिम्मत नहीं हो रही। वो कहते हैं कि नहीं यार इसका नाम पूछते हैं एक बार। तो ये बोलते हैं कि मेरा नाम तनुज है, और इस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम ये है, और बताओ भाई तुम क्या हो। तो उसने जैसे ही बोला ना भाई, तो उधर से कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने बोला यार तुम्हें जवाब आया, तुम बोलो। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, बताओ थोड़ा। तो पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर पीछे से उधर से आता है वी जब बोला उसने बस, फिर उसके बाद चुप। मैंने कहा भाई अब देखो, मेरा थोड़ा सा फिर लगने लगा। मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा हो रहा है। विनायक हाँ हाँ हो सकता है। और मतलब मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या था। हाँ। पर मैंने जनरली जितना सुना और पढ़ा है भाई इस बारे में, कि स्पिरिट्स को हमारा नाम नहीं पता होता। नहीं पता होता। ज़्यादातर स्पिरिट्स को आपका नाम किसी से सुन के पता चलता है, या फिर आपके ऊपर उसका पोजेशन हो तब पता चलेगा। यानी कि आपने तो बताया ना जब स्टार्ट की थी कि मैं हाँ, शायद उसने वहाँ से भी उस चीज़ को कैच किया हो। या तो ये कह रहा हो कि विनायक से बात करनी है, या तो हो सकता है उसका खुद का नाम भी वी से स्टार्ट हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे लॉजिक लगा कि मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि यार इसको मेरा नाम पता होता तो ये पूरा नाम बोलता मेरा। पर उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने वी करके, और फिर कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। फिर हम बैठे रहे घंटे भर, हमने कोशिश करी, लेकिन फिर हमने अपना सेशन था जो वो एंड किया। क्योंकि कभी भी आप सेशन को ऑन करते हो ना, हमेशा आपको ये बोलना होता है बाद में कि अगर अब आपने मुझसे कांटेक्ट करने करी तो हम आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे, ये हमारा लास्ट है। क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि ओपन कन्वर्सेशन रह जाए और फिर बाद में वो चीज़ें कांटेक्ट आपसे करने की कोशिश करें। हाँ, तो क्लोज करना ज़रूरी है। क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर अब मेरे को याद आ रहा है कि डायरेक्टली तो कम्युनिकेट मैंने नहीं किया है, बट हाँ मैं कुछ सेशंस में रहा हूँ जो कि ऐसे भाई बताओ यार, अब तो सुनना पड़ेगा। अभी यहीं की बात है, इसी फ्लैट की। वाह। हाँ, यहीं पे हमने किया है। CK बीस्ट हैं। अच्छा। उनके साथ हमने छत पे किया था, टेरेस पे। ओके। उस दिन था, मैं था, CK बीस्ट, एक मिस्टिक विवेक करके है एक, वो भी इन्वेस्टिगेटर ही वो थे, हम 3 थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या, वो वीडियो है यूट्यूब पे लाइव, तो लोग जाके देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या ट्राई किया, मैं तो कैमरे के पीछे था। ठीक है, मैं नहीं आना चाहता था सामने। तो उसमें उन्होंने
काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज से बात की थी। सेलिब्रिटीज से? राइट। कौन से? शेफाली जो जिनकी डेथ हुई थी, शेफाली जारीवाला जी, उनसे की थी। एक और सिंगर थे जिनकी डेथ हुई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, असम से हैं वो, कौन थे वो याद है? जुबिन गर्ग। हाँ, ये काफ़ी बड़े सिंगर रहे हैं। हाँ, उनसे और भी कुछ लोग थे, तो उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई की थी और कुछ लोगों से हो भी पाया। तो एग्जैक्टली तो वो वीडियो उनके चैनल पे है। स्टार्टिंग में सही बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि ऐसा ही है, ठीक है चलो यार करते हैं, मैं ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था कि चलो ठीक है। बट बाद में जाके सच बता रहा हूँ, मैं सबसे पीछे था, क्योंकि देखो एक पॉडकास्ट करना एक अलग चीज़ हो जाती है, बट इन्वेस्टिगेशन के लिए सच में और ज़्यादा गट्स चाहिए भाई, बहुत जिगरा चाहिए। क्योंकि उस टाइम मुझे पता लग रहा है ना कि भाई यार लिटरली जवाब आ रहे हैं स्पीड बॉक्स से। हालांकि हम वहाँ पे 3-4 जो लोग थे सबको नहीं सुनाई दे रहे थे, कई बार तो हमें नहीं सुनाई दे रहा, वर्ड सारे थे उधर से। हाँ, वर्ड सारे थे, वो कह रहे हैं ये बोला। हाँ, मोस्टली स्पिरिट बॉक्स ऐसे वो कान में वो लगा लेते हैं और वो उससे भी सुनते हैं। नहीं, वो तो ओपनली स्पीकर से कनेक्ट किया था हमने उसको, ताकि आ पाए। बट वही है ना कि हम डिकोड नहीं कर पाता था, मैं डिकोड नहीं कर पाता, मैं कुछ वर्ड्स मैंने किए थे, बट जैसे जो जनरली यूज़ करते रहते हैं ना, वो डिकोड कर लेते हैं वर्ड्स को, ऐसा था। तो कटे से वर्ड आते, वही मेरे को फील हुआ वहाँ पर, ऐसा है भाई। और एक और है जिसमें हमने मेरे स्टूडियो में किया है, मतलब लाइव पॉडकास्ट में हमने ट्राई किया कि कोई आए, किसी को बुलाया जाए। सौरभ पुनिया नाम उनका, सौरभ पुनिया है, इन्वेस्टिगेटर है ये भी, ठीक है ना। इनके साथ मैंने किया था और वो एक पॉडकास्ट था। मैंने पॉडकास्ट के बीच में ही मैंने उनसे पूछा था कि भाई अपने इक्विपमेंट्स दिखाओ, उन्होंने लिटरली दिखाया, हर इक्विपमेंट के बारे में बताया, और जो स्पिरिट बॉक्स होता है उसको हमने ट्राई किया, ठीक है। उसमें उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, थोड़ा सा काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे मेरे साथ में, उससे रिलेटेड था। तो उन्होंने मुझे बताया, उसमें साफ साफ लिटरली वर्ड्स आए हैं कि कोई मुझे यहाँ छोड़ के गया है, कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पर कोई है, कोई मुझे छोड़ के गया है। जो छोड़ के गया था लिटरली उसका नाम लिया, उसका नाम लिया है, और मुझे पता था कौन छोड़ के गया है, मुझे लिटरली पता था कौन छोड़ गया है। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या होती है, कि सौरभ भाई ने बोला कि उसने दी यंग बोला है, दी यंग स्पिरिट बॉक्स से आवाज़ है, दी यंग। अब ये रैंडम नहीं हो सकता भाई, उसको कैसे पता स्पिरिट बॉक्स से आया। और तब मैंने सीरियसली नहीं लिया, जब भी एडिट के लिए गया था तो मेरे एडिटर का फ़ोन आता है मेरे पास, वो कहता है विकास भाई ये क्या चल रहा है भाई, मैं क्या हो गया। मैं सच में सीरियसली मैंने नहीं, वो डर गया होगा क्योंकि उसने वो एडिट कर रहा है, वो ध्यान से सुनते हैं, उनका तो ऑब्वियसली उनका काम है हर क्लिप को सुनना। तो वो कह रहा है कि विकास भाई यहाँ पे जब पूछा है लिटरली दी यंग पॉडकास्ट आया पूरा क्लियर, ये वीडियो में है भाई। मैं उसको शायद हमने हाईलाइट में भी यूज़ किया है, तो लोग मैं लिंक डाल दूंगा हर उसकी, हाँ बिल्कुल तो भाई, पता लग जाएगा भाई। तो ये दो मेरे सामने हुए हैं भाई, ये वाला तो बहुत ही खतरनाक था भाई, लिटरली मेरा नाम आया है, मैंने तो बताया भी नहीं था, ठीक है, चैनल का नाम आया यार, और लिटरली उसका नाम आया। ये तो मेरे को श्योर था कि हाँ कुछ है यहाँ पे, सच में कुछ था, अब नहीं है, कुछ था, मुझे ये भी पता था किसने छोड़ा है, उसी का नाम। तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि उनको क्या पता, मान लो सौरभ भाई ने कुछ खेला भी हो पीछे से, समझ रहे हो, उनको कैसे पता है उस पर्सन का नाम, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट बाद में उनको कैसे पता, उनको तो पता भी नहीं हो कौन मेरे पास आया कौन नहीं आया, सही बात है ना, ऐसा है। तो ये चीज़ थी। बाकी भाई ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, लोग कहेंगे यार तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, एक और पॉडकास्ट आज करते हैं हम। हाँ, उससे पहले एक चीज़ के बारे में विकास भाई मैंने आपको बताया था, शायद एक जगह का नाम मैंने आपसे लिया था। अरे ये उत्तराखंड में मुक्ति कोठरी, चंपावत उत्तराखंड मुक्ति कोठरी। हाँ, मेरे को लगता है जो उत्तराखंड के भी देख रहे होंगे ना भाई, ये हमसे शायद करेंगे रिजेंबल, तो ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ की लोकल और मैं कहूँ एक लीजेंड है टाइप हॉरर है वहाँ का। और इसका हॉरर एक रियल स्टोरी से शुरू होता है भाई। मुक्ति कोठरी ना बेसिकली एक कोठरी है और ये पुराने हट शेप में बनी हुई है, लेकिन उसका बताते हैं अंदर थोड़ा, जो इसने शुरू करी थी वो एक डॉक्टर था, और उसके स्टोरी ये है भाई कि ये टनल से पूरा अंदर तक जाते हुए मतलब बना हुआ था, जो भी वो अपनी चीज़ें करता था
वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में करता था, लेकिन ऊपर एक कोठरी बनी हुई थी। वीडियोस अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो मुक्ति कोठरी का प्रॉपर नाम आता है। तो भाई इसकी स्टोरी ये थी कि 80s के दशक में ये एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर का नाम मैरिक करके कुछ था, और ये जो डॉक्टर थे ये ना अपने आप को ब्रेन सर्जन कहते थे। देखो पुराने टाइम में या तो पढ़ाई करके आए हो, या आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर भी बनने का करते थे। अब इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे नहीं है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर थे या प्रॉपर इन्होंने पढ़ाई करी थी, वो हमारी जनता सर्च कर लेगी, वो बता देगी कुछ ही। तो भाई इनका क्या था कि ये ब्रेन सर्जन अपने आप को कहते थे। तो मोस्टली लोगों को ये यूँ कह के बताते थे कि मैं तुम्हारा दिमाग देख के बता सकता हूँ कि तुम कब मरोगे, इनका ये क्लेम था। और ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जो होता था वो 1 नंबर का ब्रूटिलिटी वाला होता था। अब मैं आपको वो बताता हूँ ये क्या एक्सपेरिमेंट करते थे भाई। ये क्या करते थे कि जैसे खोपड़ी है ना भाई, इसको पूरा काटते थे ऊपर से, और बाकायदा ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये पूरा ऊपर से जैसे खुला रह जाता था सर, तो वहाँ से ब्रेन को देखते थे, और इनके पास में कौन सी सिद्धि थी या कौन सी शक्ति थी ये बोलते हैं, और ये आपकी दिमाग को देख के बता देते थे कि तुम इतने टाइम जिंदा रहोगे। या मतलब लोग लिटरली करवा रहे थे ये चीज़? करवा रहे थे भाई। लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि ये जानने की हम कब मरेंगे, और कुछ केसेस में बताते हैं कि जो वो बोलते थे वो होता भी था। अब इसका एक ये तो साइड हो गई कि जो लोगों के थ्रू सुना या हमें वहाँ के लोगों को पता होगा, लेकिन एक इसकी डार्क साइड निकल के आई जब इसकी दूसरी किस्सा सुना हमने। भाई होता क्या है कि जब तुम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या लोगों को बचा रहे हो तो बातें अलग हैं, लेकिन हर इंसान बच नहीं सकता। जब आप किसी की सर्जरी कर रहे हो ना, बाकायदा आप उसकी स्कल को कट कर रहे हो और देखने के लिए, तो मोस्टली लोगों की डेथ होगी। तो यहाँ से इनकी चीज़ें सामने आने लगी कि ये क्या करते थे कि जो लोगों को एक्सपेरिमेंट के दौरान डेथ हो जाती थी ना, ये उसकी बॉडी के ऊपर भेजते ही नहीं थे। ये कहते थे कि मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी वो फ्री नहीं हो सकता। अच्छा, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोग इतना जानते भी नहीं थे कि क्या चीज़ें होती हैं, और मैं कहूँगा कि अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, तो किसी ने उनको कभी चैलेंज करने की सोची नहीं। होता क्या है भाई कि ऐसे कई केसेस होने लगे जिनमें ज़्यादातर लोगों वो भेजते ही नहीं थे वापस, और वहीं पे अपना बेसमेंट में इन्होंने अपना पूरा बना रखा था सिस्टम। इनकी लैब थी बाकायदा, इनका सब कुछ पूरा सिस्टम था। तो होता क्या है भाई कि जब ये चीज़ें फैलने लगी और लोग मरने लगे और लोग वापस नहीं आ रहे हैं, और ये जो बताते हैं ना कि इनकी जो ये खोपड़ी देख के कर लेते थे और देख के बता देते थे डेथ, ये इसलिए था मुमकिन क्योंकि ये बताते हैं कि इनको कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त नहीं थी। ये सिर्फ क्लेम करते थे सिद्धि प्राप्त करने की, लेकिन इन्हें काटने के बाद का पता होता था कि ये इंसान कितनी दिन जिएगा, तो ये वही टाइम बताते थे। ये मुझे जो लगता है ये साइको थे। पूरा साइको बनना था ये। और इसके बाद में ये तो भी साइको केस है, जब हॉन्टिंग शुरू होगी वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको भाई। इस आदमी ने वहाँ पर बाकायदा इतने एक्सपेरिमेंट करे, लोग मरने लगे, तो गांव वालों में बीच में आक्रोश फैल गया, आसपास के लोगों में। उन्होंने आके सबसे पहले इसके मुक्ति कोठरी में आग लगा दी। बताते हैं ये वहीं था, इसके संग इसका एक चेला भी था, ये वहीं मरा था, और ये उसी में दम घुटने से मर गया था भाई। उसके बाद से वहाँ का पैरानॉर्मल चीज़ें आनी शुरू हुई। उसका ये पता चला हमको कि जिस जगह ये रह रहे थे, मतलब वो जगह जो थी मुक्ति कोठरी, उसमें उसकी आवाज़ें आती थी पेशेंट्स की जो रोते थे, और ऐसा बताते थे कि ये उन पेशेंट्स की स्पिरिट्स को ऊपर नहीं जाने देती, इसकी स्पिरिट उन्हें होल्ड करके रखती है, और वही स्पिरिट उस डॉक्टर की थी, वो साइको जो डॉक्टर था। इसलिए मुक्ति कोठरी आज तक सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पर माना जाता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 हॉरर है, और एक्टिव साइट्स भी है वो इन्वेस्टिगेशन की। चलो भाई एक चैलेंज देते हैं लोगों को कि अगर इस वीडियो पर, इस पॉडकास्ट पर 1 लाख प्लस व्यूज वो करवा देते हैं, बिल्कुल भाई, तो हम मुक्ति कोठरी को कवर करने का ट्राई करेंगे। अगर परमिशन मिल जाती है, परमिशन जाएंगे, बिल्कुल भाई, बिल्कुल वो करेंगे। बाकी भाई इसी से ना मुझे एक और एंगल समझ में आता है हॉरर का, पैरानॉर्मल का, कि जरूरी नहीं कि हॉरर और पैरानॉर्मल एक हो। सही बात है ना। हॉरर वो होता है जो हमें थ्रिल दे। बिल्कुल भाई। तो
इसमें जैसे जो ब्रूटलिटी का केस है ये ना, ये क्राइम है भाई, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि कैसा हो अगर हम कुछ क्राइम पर भी ध्यान डालें। बिल्कुल भाई, है ना, शुरू करते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा याद आ रहा है भाई। और क्या चीज़? देखो, सबसे पहले तो जो अगर क्राइम याद आता है ना, तो ऐसे क्राइम्स ज़्यादातर ओपनली पॉसिबल नहीं है, कहीं नहीं हो सकते। और जब हमें ऐसे क्राइम्स की याद आती है ना, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो हम ज़्यादातर अगर देख पाते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर आपको डार्क वेब पे मिलता है। और डार्क वेब में भी मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो रेड रूम। हाँ, ये डार्क वेब का पता नहीं, जब भी नाम आता है रेड रूम को लोग याद कर ही लेते हैं, बट एक्चुअली में क्या रेड रूम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा मिथ है भाई, और बहुत बड़ा मतलब लोगों के बीच में इसके बारे में बहुत बातें हैं, बहुत चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी सुन रहे हैं भाई, कि देखो रेड रूम जो होता है ना भाई, इसका नाम रेड रूम पड़ने का रीज़न ये था कि इसमें लोगों को लाकर टॉर्चर और किल किया जाता था। और देखो, टॉर्चर और किल सिर्फ नॉर्मल नहीं कि लाए और गोली मार दी खत्म, नहीं, दे वांट टू एंजॉय देयर किल। सेटिस्फैक्शन, एक ब्लड की क्रेविंग जो थी ना उनके दिल में, वो चाहते थे। और जब ऐसी चीज़ों को अगर आप कराना चाहते हो ना, तो आपके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज और मनी होता है, तभी आप इन चीज़ों को करा पाते हो नीचे तक। तो भाई डार्क वेब बेसिकली क्या होता है, पहले तो हम थोड़ा सा उसको लोगों को समझा देते हैं कि ज़्यादातर जो हम इंटरनेट देख रहे हैं नॉर्मल है, गूगल वगैरह, इन सब 4.5-5% हम कवर करते हैं। कुछ इंटरनेट ऐसा होता है जिसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर वेबसाइट एड्रेस नहीं होता जी। और इसी अनऑर्गेनाइज्ड इंटरनेट को हम डार्क वेब कहते हैं। अगर हमारी सिंपल भाषा में समझें तो अगर हमें google.com डालेंगे तो गूगल खुल जाएगा, लेकिन हम XYZ और WW करके इस तरीके से रैंडम नंबर और डिजिट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिनसे ये डार्क वेब होता है एक्सेस। दूसरी बात ये है कि भाई कभी भी आप डार्क वेब को डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर पे या नॉर्मल ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर सकते। इनके अलग ब्राउजर्स होते हैं, यहाँ तक कि अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होता है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग टोर का यूज़ करते हैं इसमें, तो ऑनियन रूटर ब्राउज़र होता है। और टॉर की भी एक इंटरेस्टिंग देखो थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ कि टॉर जैसे कभी भी आप पकड़ने, लोगों की मिथ भी है कि लोग सोचते हैं डार्क वेब पे पकड़े नहीं जाते। देखो एक चीज़ ये होती है कि भाई अगर आप नॉर्मल वेबसाइट खोल रहे हो ना, आपने कोई वेबसाइट खोली और उस पर क्लिक करके आप गए और वहाँ से आपका IP एड्रेस उसको दिखेगा वेबसाइट को प्रॉपर, ये चीज़ होती है। यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ क्या होता है कि जब भी आप टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे होते हो ना, तो आपको उनको ना आपके 2-3 IP एड्रेस बन जाते हैं अलग अलग आपके। तो जो लास्ट वाला IP एड्रेस होता है ना, वही दिखेगा उनको, वेबसाइट वालों को, और वो आपका है कि नहीं है वो किसी को पता नहीं होता। अब क्या है ना, इसका द ऑनियन रूटर नाम रखने का रीज़न यही था कि इसमें लेयर बाई लेयर बहुत सारी है, इतनी लेयर हो जाती है कि ना आप इतनी जल्दी आसानी से पता नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज़ की ना एक वो होती है कि एक्सपायर होने की चीज़ की अंत होता है, मेरे को लगता है लिमिटेशन होती है। बिल्कुल। तो यहाँ से देखो डार्क वेब की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी फाउंडेशन कैसे बनी। सबसे पहले जो हमारे पास में केस आया वो 2011-13 का शुरुआत होती है सिल्क रोड की। अब लोग सिल्क रोड के नाम से पहचानेंगे कि ये एक ऐसा रोड था पुराने टाइम में जिस पर ट्रेड रूट हुआ करता था। राइट, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये सिल्क रोड जो डार्क वेब पे एग्जिस्ट करता था, ये बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ भी ट्रेडिंग होती है बट कुछ और चीज़ होती। ये मैं अगर कहूँ सिंपल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, सिल्क रोड जो है ना भाई, ये अमेज़ॉन था डार्क वेब का, और ये शुरुआत किया था 2011 में। और इसको जो शुरुआत करने वाला आदमी था उसका नाम उल्ब्रिच रॉस करके है। ये अमेरिका का ही आदमी था और 26 साल का लड़का था बेसिकली। तो अल्ब्रिच रॉस ने जब शुरू किया था तो उसके मन में था कि मुझे पैसा कमाना है और ऐसी जगह जहाँ गवर्नमेंट का कोई वो ना हो और कोई फ्रीडम से जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकें, कोई सर्वेलेंस नहीं हो हमारे ऊपर। तो भाई इसने शुरू किया अपना ये, और इसमें इसने पहले ड्रग्स वगैरह, इलीगल चीज़ें, वेपन्स, हिटमैन्स और ये सब, क्रिप्टो, आई थिंक क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा यूज़ डार्क वेब पर ही होता था। तो ये सब चीज़ें इसने शुरू करी, चीज़ें ना बढ़ने लगी और ये ना बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था भाई। होता क्या है कि जब ऐसी चीज़ें आप इंटरनेट पर लाइव होने लगती है ना, तो भाई FBI जो है ना, स्पेशली
FBI इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है स्टार्टिंग से, क्योंकि उनकी नज़र में होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो 2011 में जब इसने शुरू किया ना, 2012 में इसकी एक्टिविटीज़ पकड़ में आने लग गई थी। लेकिन FBI वेट कर रही थी कि कोई गलती होने का। ज़्यादातर ऐसे केसेस में पकड़े जाने का सोर्स तभी बनता है जब आप मतलब कोई गलती करो, डिजिटल फुटप्रिंट कोई रह जाता है। तो अब यहाँ पर यही हुआ कि एक इससे गलती क्या होती है कि भाई क्रिप्टो पेमेंट्स के जरिए ये अपने आप को बचाना चाहता था कि मैं क्रिप्टो पेमेंट्स से ही वो पेमेंट लेता था बिटकॉइन वगैरह पे। लेकिन देखो क्रिप्टो पेमेंट्स जो होते हैं ना भाई, वो भी एक लेजर होती है उनकी भी बनी हुई, और कोई अगर ओपन एरर रह जाता है या कहीं आपका कोई डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें भी ये होता है कि आदमी आउट ऑफ पेशेंस चला गया, जल्दी कोई चीज़ नहीं करनी थी वो कर दी, कोई डील नहीं लेनी थी वो कर दी। अब इसे FBI ने कैसे पकड़ा कि वो पहले फुटप्रिंट ट्रेस करने लगे और वो खुद ही उसके कस्टमर बन गए। सिल्क रोड के जो अंडर कवर एजेंट्स थे वो खुद ही कस्टमर बन गए। पकड़ने के ट्रैप बिछाया गया। हाँ, ट्रैप सीधा ट्रैप कर दिया। FBI सोचेगा कि भाई मेरे को कैसे भी इसको ट्रैप करना है, उन्होंने बिछाया इसको थोड़ा करके। एक दिन ये किसी जगह बैठा हुआ था, अपना लैपटॉप एनक्रिप्शन इसने ऑन कर रखा था, इसकी लोकेशन ट्रेक करी उन्होंने, ट्रेस वो कर चुके थे इसको, वो चाह रहे थे कि एनक्रिप्शन ऑन मिल जाए, और जहाँ से ही बैठा था टीम आई और इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद से ना एक्टिव बताया गया, काफ़ी चीज़ें मिली। देखो पहले टाइम पे बिटकॉइन वगैरह पेन ड्राइव्स में रहते थे, आजकल तो देखो वॉलेट चल गए हैं तो वॉलेट्स में रखते हैं। तो पेन ड्राइव्स मिली गई सारी, और काफ़ी सारे मतलब ऐसे मटेरियल्स मिले लाइक डिजिटल जो हमारे स्टोरेज कहते हैं वो सब भी मिले थे उस टाइम पर। और इसे पकड़ के लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था इसको जी, अमेरिका की जेल में। तो भाई यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे डार्क वेब की। अब इसके आगे जब ये चीज़ें होने लगी तो एक केस आया हमारे पास में, ये पेन प्ले नाम से। ये ऑपरेशन पेन प्ले कैसे शुरू हुआ था ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोगों को। जब सिल्क रोड बहुत फेमस हो गया तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागी कि हम भी क्यों ना यही रूट ले लें पैसा कमाने के लिए। 2011 से 13 तक का सफ़र ये रहा। फिर इन्होंने सोचा कि 2014-15 में शुरू हुआ था पेन प्ले। तो पेन प्ले पे क्या था भाई कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। जैसे ये सिल्क रोड को तो एक इंसान चला रहा था अकेला, इसमें क्या था कि मल्टीपल मेंबर्स थे भाई, और ये मल्टीपल मेंबर्स कभी भी एक कंट्री में नहीं रहते थे, अलग अलग कंट्रीज में से ऑपरेट कर रहे थे। ऑपरेशन पेन प्ले का बताते हैं कि भाई इनका जो मेन काम था ना वो था कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल रखना, जिसको हम CSAM के नाम से कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म CSAM। लेकिन जो इस तरीके के मटेरियल्स को हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी, अमेरिकन गवर्नमेंट भी और इंटरनेशनल लॉज भी प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा आप ना रख सकते मटेरियल, ना आप शेयर कर सकते, और इसकी शूटिंग करना या शूट करना भी ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आप कोई भी ऐसी लिंक देखते हो, कहीं भी कुछ ऐसा है, आपको सीधा उसको रिपोर्ट करना चाहिए, कभी भी इसको शेयर मत करना, वरना आप भी क्राइम के उतने ही भागी हो जितना उसको वो कर रहा है जिसने शूट किया है। तो भाई CSAM का ये चीज़ें रखती थी पेन प्ले। अच्छा, इसमें क्या था कि भाई मल्टीपल जो मेंबर्स थे इनकी रैंकिंग्स थी। जो रैंकिंग्स होती है ना कि ये लीडर है, ये उससे टॉप लीडर है, इस तरीके से कई सारे इनका चल रहा था। तो भाई पेन प्ले को पकड़ने के लिए लगभग बताते हैं कि 2 से 3 साल का वक्त लिया था FBI ने, और इसमें बताते हैं कि 300 से ज़्यादा विक्टिम, 300 से ज़्यादा विक्टिम थे जो बच्चे थे सारे, 300+। और इस वेबसाइट के या जो भी जगह के पता है एक्टिव यूज़र्स कितने थे भाई? गैस करो भाई कितने होंगे लगभग यार, कुछ हज़ार। 2 लाख मेंबर्स थे भाई, 2 लाख। अब 2 लाख तो आप मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 लाख तो वो थे जिनको डार्क वेब का पता था, जिनके पास एक्सेस था। बाहर पता नहीं कितने लोग और होंगे जिनको पता ही नहीं है। बिल्कुल भाई, और एक्सेस नहीं है। दुख इस बात का होता है कि जिस समाज में आज हम बैठे हैं, उन बच्चों को आप निर्वस्त्र कर कर देखना चाह रहे हो, ऐसी वीडियोस को शेयर कर रहे हो, किस तरीके के सैडिस्ट मेंटलिटी पे आप आ चुके हो। वही, अगर हम अपने बच्चों को इस कंडीशन में देखना चाहते हैं तो मुझे शर्म आती है भाई ऐसे समाज पे जो इस तरीके की चीज़ को प्रमोट करता है। मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बच्चे लिटरली यार क्या बोलूँ मैं भाई कि इसका जो इसने शुरुआत की थी पेन प्ले की, उसका नाम स्टीवन चेस था।
ये भी अमेरिका का ही रहने वाले थे भाई साहब, और इन्होंने ही इसको शुरू किया था, मल्टीपल मेंबर्स रखे हुए थे। तो भाई इसको ना ट्रैक कर लिया था इन्होंने, पर FBI ना इसको ख़त्म करना चाहती थी ऑपरेशन के ज़रिए, पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहती थी इस नेटवर्क को। तो उन्होंने एक प्लान करा, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंट्रीज़ में पहले इंटरपोल से कनेक्शन लिया, सबसे बातचीत हुई, क्योंकि ये एक कंट्री का कभी भी ऑपरेशन नहीं था, ये जॉइंट ऑपरेशन ही से ही सक्सेसफुल होता, और इसमें अगर एक भी मेंबर लूज रह जाता ना भाई, तो आप वो चीज़ वो वहाँ से रिवाइव कर देता। तो FBI का ये प्लान था मोस्टली कि हम कैसे भी करके सारों को एक साथ पकड़ें और इनको बिल्कुल कैप्टिव रखें फिर लास्ट तक। तो इसमें 100+ अरेस्टिंग हुई थी भाई, पूरे ऑल ओवर द ग्लोब बता रहा हूँ मैं, 100+ मेंबर्स थे इनके, और इन सब की ग्लोबल अरेस्टिंग हुई थी। इसमें काफ़ी सारे देश थे, UK था, ऑस्ट्रेलिया था, और यूरोप के काफ़ी ज़्यादा देश थे। बाय द गॉड ग्रेस में कहूँगा कि इंडिया का नाम उसमें नहीं था, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट आज के टाइम में निकलेंगे भाई, आज का केस मैं बताऊँगा भाई। अभी एक केस है जिसमें लगभग 61 लोगों की अरेस्टिंग हुई है इस चीज़ में, और वो इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे थे। अभी मैंने वो पढ़ा था, मैंने आपको, मैं लिंक भी दूंगा भाई आपको। तो इतने लोग थे ये जो उसमें इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। हालांकि मैं इंडिया में ये कहूँगा कि उतने लेवल पर नहीं है जितना मतलब बाहर जिस लेवल पे है। अब भाई बात करते हैं, ये चीज़ हो गई पेन प्ले के बाद में जब ये अरेस्ट हुए, इनका जो इम्प्रिजनमेंट हुआ, इनको जो सज़ा दी गई वो लगभग इनको 30-35 साल की सबको सज़ा हुई है, क्योंकि ये बहुत ही घोर क्राइम था जो ये कर रहे थे। और स्टीवन चेस को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, वो अपना जेल काट रहा है। इसके बाद में ना जब ये चीज़ें ख़त्म हुई तो एक नया नाम निकल के आया, और मैं 1 मिनट नाम थोड़ा भूल रहा हूँ तो मैं नाम पढ़ लूँगा भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है और मैं समझता हूँ कि हर इंसान का देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि MI में काम करते हैं, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ही इज़ अ साइबर एक्सपर्ट। उनसे काफ़ी बार मेरी बातें होती रहती हैं डार्क वेब को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। तो अगर लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो, और अगर वो चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक उनके साथ पॉडकास्ट बिल्कुल भाई टोटली मतलब एक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, एक बहुत ही साइबर एक्सपर्ट के बारे में, और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है, तो सोचो कि वो उन्होंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि टेररिज्म से रिलेटेड उन्हीं टूल्स के थ्रू पकड़े हैं उनकी टीम ने। तो वो सब चीज़ें, तो अगर आप चाहते हो उनके साथ में पॉडकास्ट करूं, हॉरर उसमें शायद नहीं होगा, बट हाँ जानने को सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं भाई, थ्रिल होगा डेफिनेटली, इतना मैं बता सकता हूँ। जाहिर सी बात है भाई, इस चीज़ों से अवेयरनेस बढ़ती है, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। राइट। तो भाई मैंने पढ़ा जैसे कि इनका नाम पीटर स्कली था। इस बंदे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पहला बंदा था जिसका एक्चुअली में बताते हैं जिसने रेड रूम की स्थापना करनी शुरू करी थी इंडिया। एक्चुअल में पीटर स्कली जो बंदा था ये ऑस्ट्रेलिया का था भाई। इसने क्या करा, पहले ऑस्ट्रेलिया में खूब फ्रॉड करे जी, फाइनेंशियल फ्रॉड से बहुत सारे कर चुका था वहाँ पर, इतने सारे कि इसको देश छोड़ना पड़ा वो, और ये देश छोड़ के फिलीपींस आ गया। फिलीपींस में ये अपना, सबको लगा कि जाके ये अपना वहाँ पे छुप गया है, मतलब उस टाइम पे ये 2017-18 की बात होगी, और ये पीटर स्कली जो है ना वहाँ जाके रह रहा था भाई। तो होता क्या है कि भाई इसने वहाँ पर क्या प्लान करा कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड्स करके गया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना है, और यहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फिलीपींस इतना एक्टिव नहीं है जितना लॉ एनफोर्समेंट में और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो ये फिलीपींस में जाता है और इसने चीज़ें शुरू करी। पहले वहाँ के कुछ लोगों से कनेक्शन शुरू बनाए, उसके बाद में इसने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का पूरा नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। बताते हैं इसने 300 से ज़्यादा बच्चों का चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इनका रेड रूम में काम शुरू किया। रेड रूम में जो प्रॉपर किलिंग्स और वो होती हैं टॉर्चर, ये करा करता था, वो उन्हें शूट करता था और उसको स्ट्रीम करता था। और बताते हैं कि मिलियन वीडियोस कम से कम इसके पास थी। मिलियन बात कर रहा हूँ भाई मैं, 10 लाख। और इसकी सबसे अजीब चीज़ पता है क्या आती है, ये भाई एक मल्टीपल जगहों के लोगों को उठाता था, बच्चों को,
ये कभी भी एक जगह के बच्चों को नहीं उठाता था। मैं तो ये सोच रहा इसका नेटवर्क कितना वाइड हो गया। बहुत बड़ा नेटवर्क था भाई। पीटर स्कली का नाम है, आप गूगल पर डाल के देख लो भाई। इस पे अब तक केस चल रहा है, फिलीपींस की गवर्नमेंट इस पे केस चला रही है, पर ये कोशिश करता है कि कैसे भी मैं इस चीज़ को कम कर सकूँ इन्फ्लुएंस करके। अभी भी जेल में है। और इसका फिर क्या हुआ भाई, इसने लगभग इसकी जब अरेस्टिंग हुई थी, ये पकड़ा ऐसे गया था कि ये वहाँ पर फिलीपींस में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कर रहा था, तो लोकल एनफोर्समेंट को थोड़ा सा अवेयरनेस होने लगा और FBI ज़्यादातर इन चीज़ों को डीप रूट लेवल पे ट्रैक करती है। अच्छा, हुआ क्या कि इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी ढूंढ रही थी, इसको FBI भी ढूंढ रही थी, इसको फिलीपीन गवर्नमेंट भी ढूंढ रही थी इस आदमी को। तो तीनों का इंटरेस्ट जब कॉमन आया ना, तो तीनों ने मिलकर बात करी, तब ये रडार पे आने लगा। तो FBI ने और इन्होंने मिलकर, फिलीपीन पुलिस ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन को ख़त्म किया था। और इसको स्कली को जब उठाया गया था वहाँ से, अरेस्ट हुआ, अरेस्टिंग में इसके पास में बहुत मटेरियल निकला था जिसमें इसी तरीके की किलिंग्स वगैरह, और ये सबसे ज़्यादा क्लोज है जो अब तक पूरे हमारे ग्लोबली जिसका अब तक जिक्र हुआ है। इसके अलावा अब तक इतना हाईलाइट में और कोई केस नहीं आया जी। तो ये पीटर स्कली को फिर जेल होती है और अभी ये फिलीपींस में ही मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भी इस चीज़ से बाहर निकल सकूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, तो मैं इन चीज़ों को कर रहे हो यार, मैं फिर वही कहूँगा, ये लोग पता है क्या सोचते हैं, क्रिप्टो से पेमेंट लेता था कि कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहेगा और जाहिर मैं जो है पकड़ा नहीं जाऊँगा। बट लास्ट में क्या हुआ कि भाई देखो, आप कितना भी बचने की कोशिश करो, इसके सर्वर में एक एरर आ गया था और उस एरर के ज़रिए ही FBI ने अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन थी नेटवर्क इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक से शुरू किया इसको ढूंढना और इसको लोकेट करके इसको वहाँ से अरेस्टिंग हुई। अगर आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ कर रहे हो ना और इस मिथ में हो कि आपको ट्रैक नहीं करा जा सकता, भाई साहब आप गलत फहमी में जी रहे हो। खूब क्रिप्टो कर लेना, खूब कर लेना, कुछ भी। एक छोटी सी गलती एक डिजिटल फुटप्रिंट भाई, एक डिजिटल फुटप्रिंट आपको बस चाहिए और वो आदमी का काम तमाम। उसको ढूंढ लेते हैं और कभी भी उसको खबर भी नहीं होगी कि वो ट्रैक भी हो रहा है।